हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो ये हमारा एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इसके पहले हमने पढ़ा रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसका, वो कुछ इस तरीके से है। इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब ये पी ऑर्बिटल्स वेकेंट भी हो सकते हैं या फिर एम्प्टी भी हो सकते हैं, हम बात करेंगे आगे। इट टेक्स प्लेस इन एल्कीन्स, कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स। अल्कीन बोलते हैं तो हम यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। हमने जो बोला एल्कीन, कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल्स, तो इनसे एडजेसेंट पोजीशन पे एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट अ सैचुरेटेड कार्बन विच इज अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। अल्फा बोलने का मतलब क्या है, एडजेसेंट पोजिशन, यानी कि जस्ट नेक्स्ट एटम। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ हमारा एक एल्कीन है। ठीक है। अब एल्कीन इस कार्बन से और इस कार्बन से मिलके बना है, तो इन दोनों कार्बन के एडजेसेंट पोजिशन पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये कार्बन आइटम है ये कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, पहला कार्बन है उसका नेक्स्ट में, तो अल्फा कार्बन वो sp3 होना चाहिए और साथ में उस पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन आइटम। अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो हुआ तभी आप बोलेंगे कि उस एल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और एच आ गया, एक और एच आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन। क्लियर। अब बात करें अगर फ्री रेडिकल्स की, कार्बोकैटायंस की, तो यहाँ क्या है हमारा कार्बोकैटायन, ये क्या है हमारा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के नेक्स्ट आइटम कौन सा है, ये कार्बन, तो ये कैसा होना चाहिए, sp3। ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन, उस पर भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट। ठीक है। सेम काम हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल्स के लिए भी, उसके भी नेक्स्ट आइटम पे क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन जो अल्फा पोजिशन पे है और उस पर एट लीस्ट एक हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है किसी भी अल्कीन, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के अंदर कि वहाँ हाइपर कंजुगेशन हो। क्लियर। चलो, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम कार्बोकेटाइन का। अब देखो, मान लो आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है। मान लो आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, चलिए हमने यहाँ पे CH3 ले लिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे बना होगा, ये कार्बन कैसा है, sp3। ठीक है। इन sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के 1s के साथ ये ओवरलैपिंग हुआ होगा। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक। आप ये सिग्मा बॉन्ड और ये कैसा है, कार्बोकेटाइन के पास कैसा है, ये दिस इज वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है, तो क्या बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा। और यहाँ जो H गया वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है। अब हम H को वहीं दिखाएंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे बस बॉन्ड नहीं है। ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन को देखें, इसके बारे में बात करें। अगर ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो फिर से एक और बन सकता है, हम फिर से बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा H प्लस, इधर एक H, इधर भी एक H, डबल बॉन्ड C। ठीक है। हम तीसरा वाला भी बना सकते हैं। तीसरा कैसा बन जाएगा, HCH प्लस डबल बॉन्ड C। ठीक है। अब ये तीन क्या बन गए, हमारे स्ट्रक्चर्स बन गए। इन्हें क्या बोलेंगे हम, अब ये मान लें हम A बोल दें, इसे B बोल दें और इसे C बोल दें। तो ये ABC है क्या, A, B and C आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स।
हाइपर conjugative structures involving CH bond। ठीक है, यानी ये तीनों क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। अगर कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो आप बोलोगे 4, जिसमें आप पहले वाले को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है इंक्लूडिंग CH बॉन्ड है या फिर नहीं है। कुछ नहीं बोलेगा तो टोटल पूछेगा, कुछ बोलेगा यानी इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बोल दिया, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या हो गया, 3 थे तो 3 हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो 2 तरीके के होते हैं, एक सैक्रिफिशियल और एक आइसोवैलेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम, इसके बारे में हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वो 2 तरीके के होते हैं, सैक्रिफिशियल और आइसोवैलेंट। अब सैक्रिफिशियल का मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या होता है कि जितने भी हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब किसी में कम और किसी में ज़्यादा। जबकि आइसोवैलेंट में क्या होता है कि सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइसोवैलेंट। ठीक है, अब देखो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये हमें दिखता है अल्कीन्स के अंदर और बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और आइसोवैलेंट की बात करें तो यहाँ क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर इक्वल। ठीक है, एग्जांपल ले लें इसका, तो क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन हो सकता है या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। तो हमने ऊपर अभी देख लिया कार्बोकैटायन के बारे में। यहाँ क्या है हमारे पास, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड इस वेकेंट पी के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम कि सिग्मा एंड एम्प्टी पी में क्या है यहाँ पर कॉन्जुगेशन, क्या है, सिग्मा और एम्प्टी पी में कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2। दूसरे के लिए बना है तो बोल सकते हैं H प्लस सी एच एच डबल बॉन्ड CH2। तीसरे के लिए बना है H सी एच एच प्लस डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीनों क्या हो गए, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स, और टोटल पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, 4। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो देखो कार्बोकैटायन कैसा है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, तो उसे क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है वो इधर क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा, ये हाइड्रोजन भी इसको स्टेबलाइज कर रहा और ये भी इसको स्टेबलाइज कर रहा। यानी कितने अल्फा एच हो गए यहाँ पर, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। क्लियर है, अब देखो यहाँ बात करें तो 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ है, तो कितने हो गए यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। यहाँ बात करें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यहाँ बात करें तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। आप बताओ कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, देन ये, देन ये, यानी हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन
इथाइल। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखिए। इस मॉलिक्यूल में अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ अल्फा एच, तो क्या बोलेंगे, इस कार्बन को देखें तो ऊपर देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कि वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, CH3 है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ काउंट करें, इस कार्बोकेटाइन के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2, तो कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। और लास्ट वाले के बारे में बात करें तो उसके लिए तो सिर्फ एक H, यहाँ कितना, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो 7 सबसे ज़्यादा, देन 4, देन 3, उसके बाद 1, तो ये हो गया, हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटाइंस। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे अल्फ़ा H तो नहीं है, अल्फ़ा H और अल्फ़ा D इज़ एब्सेंट। अब ऐसा क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि जो कार्बन है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, sp3, तो हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख सकते। अब हमने पढ़ा था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का, हमने ये इंडक्टिव में देखा था। तो यहाँ बात करें तो ड्यूटेरियम क्या करेगा, ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर किसके वजह से आया, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आया, ये आया इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से। यहाँ नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो, इसमें अगर बात करें तो इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा क्या है, एक sp3 कार्बन आइटम, क्या जुड़ा है, sp3, उससे क्या जुड़ा है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन जुड़ा है। अब बताओ ड्यूटेरियम को तोड़ना ईजी है या हाइड्रोजन को तोड़ना ईजी है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो Ct की सबसे ज़्यादा होती है, देन Cd की, देन CH की। हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की वजह से जितना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा उतना ही कम क्या होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। CH सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करता है तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है। अब हमें करना क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में, देखो हमें ये बॉन्ड तोड़ना है और हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, तो कौन सा बॉन्ड ईजिली टूटेगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो CH का बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है CD से, तो वो ईजिली टूट पाएगा, ईजिली टूट पाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंडक्टिव क्यों नहीं देख रहे हम यहाँ, इंडक्टिव में क्या परेशानी है। देखो परेशानी ये है कि इंडक्टिव क्या है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा वहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी कार्बोकेटाइन को। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक, यहाँ बात करें तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और साथ में 3 अल्फ़ा ड्यूटेरियम है। यहाँ बात करें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और 6 अल्फ़ा ड्यूटेरियम है, और यहाँ बात करें तो 9 अल्फ़ा ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिलाकर अगर बात करें तो सबके अंदर 9 है, सबके अंदर क्या है, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम है कंबाइंड। तो हम ऑर्डर कैसे बताएं, अब देखो हमने अभी ऊपर देखा कि CH3 का बॉन्ड एनर्जी क्या है, जो CH बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, तो जहाँ CH ज़्यादा है वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, सबसे ज़्यादा पहले बार इधर ये था, जैसे CD आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी कम होगी, तो कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कम स्टेबिलिटी होगी। अगले एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो ये कैसा है, sp3, बिल्कुल सही। ये भी कैसा है, sp3, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, sp3, लेकिन उससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। ध्यान से देखो, उन तीनों को देखो ध्यान से, तीनों के साथ कोई हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमें क्या देखना है, रेजोनेंस यहाँ हो नहीं रहा, तो हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव के हिसाब से क्या बोलेंगे, जहाँ CD होगा ज़्यादा,
हमने ये पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो CD3 ज़्यादा है CH3 से। तो जहाँ CD का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है 2CD3, यहाँ क्या है 1CD3, और यहाँ पे क्या है तीनों CH3 है। जहाँ CD3 ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कार्बोकेटाइन को। चलो अब बात करते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे AERHI ये इन जनरल हर जगह फॉलो होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ए क्या दिखाता है, ये दिखाता है एरोमेटिसिटी। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एरोमेटिसिटी, यानी कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, ई क्या दिखाता है, ई दिखाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। आर क्या दिखाता है, नॉर्मल रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस। एच दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। आई क्या दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देखने के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो एरोमेटिक है, फिर चेक करेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, फिर बात करेंगे रेजोनेंस, तब हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड लास्ट में क्या देखेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इस पर्टिकुलर केस में अगर इस कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो यहाँ स्टेबिलिटी की बात करें हम तो यहाँ कितने अल्फा एच, 3 अल्फा एच, यहाँ कितने अल्फा एच, 2 अल्फा एच। तो होना क्या चाहिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जहाँ नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं इसको ऐसा कैसे समझा सकते हैं, क्या परेशानी है इसमें, हम अल्फा एच को क्यों नहीं देख रहे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इस जो पहला एग्जांपल है इस कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो उससे जो जुड़ा ये कार्बन आइटम है, उससे क्या जुड़े हैं 3 क्लोरीन आइटम। अब हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट। जितना पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला आइटम रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, खींचेगा कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, होगा। जबकि यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो माइनस आई क्या हो गया, कम हो गया, तो रिलेटिवली क्या है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक अल्फा एच का डिफरेंस था, तो हम यहाँ में ऐसा बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आई इफेक्ट, यहाँ आई इफेक्ट क्या किया, डोमिनेट किया। क्लियर। चलो अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल में बिल्कुल कार्बोकेटाइन के जैसे ही हम देखेंगे। उसमें क्या था, कंप्लीटली वेकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ क्या है पार्शियली वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर यहाँ सी एच बॉन्ड की बात करें हम, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रांसफ़र होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जो हमारा कार्बन का है वो इस तरह ट्रांसफ़र होगा, क्या बन जाएगा सीसी के बीच में डबल बॉन्ड, और ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड। अगर हम यहाँ एक और एच लगा दें, एक और एच लगा दें, तो टोटल कितने और बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे टोटल, 3 बन जाएंगे। इसको बनाऊँ तो यहाँ एच फ्री रेडिकल, देन एच एच डबल बॉन्ड सी, और यहाँ बात करें एच सी एच एच फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड सी। टोटल कितने बन सकते हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, और टोटल 4। अब बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की, तो यहाँ भी बोलेंगे हम क्या है, नंबर ऑफ अल्फा एच के प्रोपोर्शनल होगा ये। जैसे कार्बोकेटाइन में हमने देखा था 3 डिग्री तो ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। क्योंकि यहाँ कितने अल्फा एच, 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच,
और 0 अल्फा एच। जैसा देखा कार्बोकेटाइन वैसे ही फ्री रेडिकल भी देखेंगे। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स। अब अल्कीन्स में देखो एक स्पेशल केस क्या है कि यहाँ जो हमारा पी ऑर्बिटल है, अब देखो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा होगा कि एमओटी थियरी के अंदर कि जब भी कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रखा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रखा है वो कैसे बना है? वो बॉन्डिंग से बना है। ठीक है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये जो एंटी बॉन्डिंग है वो क्या है? ये जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है वो क्या है? अभी वेकेंट है। ये क्या है हमारा? पाई स्टार वेकेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या है हमारे पास? सिग्मा। तो यहाँ जो कॉन्जुगेशन है वो किसका है? वो है सिग्मा एंड पाई स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग पाई वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन सिग्मा का। तो क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरह इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखो सी, यहाँ क्या आ जाएगा? एच प्लस डबल बॉन्ड सी एच देन सी एच टू माइनस, ये बन जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एच रख दूँ, यहाँ एक और एच रख दूँ, तो यहाँ पर दो और स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? देखो एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू माइनस, यहाँ एच प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा? एच प्लस एच डबल बॉन्ड सी एच टू माइनस। जैसे हमने पहले देखा, यहाँ भी ये तीनों क्या है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। चलो अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ अल्फा एच कितने हैं? 0 अल्फा एच, क्योंकि दोनों कार्बन से एक भी ऐसा sp3 एटम जुड़ा नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ पर कितने अल्फा एच है? 3, क्योंकि इस कार्बन एटम से ये 3 अल्फा एच जुड़ा है। यहाँ बात करें तो इस कार्बन एटम से ये 2 कार्बन एटम से जिस पे 3 जुड़े हैं, कितने हो गए? 6 अल्फा एच। अब यहाँ देखें तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3, 6 अल्फा एच। यहाँ 3 और यहाँ 3, 6 अल्फा एच। अब यहाँ बात करें 3 3 और 3 कितने? 9 अल्फा एच। यहाँ 3 3 3 और 3 कितने? 12 अल्फा एच। तो जितने अल्फा एच उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ठीक है, हमने देखा कार्बोकेटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन एल्कीन में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वहाँ क्या ज़रूरत है? अब देखो, जो भी पाई बॉन्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब वो दो एटम्स के बीच में क्या है? कन्फाइंड है। किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कन्फाइंड है अपार्ट फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, तो वो क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो उसको हमेशा क्या करना है? मूव करना है। यानी डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हो क्या रहा है? वहाँ से वो पाई बॉन्ड डी लोकलाइज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा डी लोकलाइज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए जितना अल्फा एच उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 0 अल्फा एच है, सबसे कम स्टेबल रहा होगा ये। फिर 3 अल्फा एच। अब इसके बारे में हम अभी बात करेंगे जिसके अंदर सबके अंदर कितने हैं? 6 अल्फा एच है। इनमें अभी मैं नहीं कर रहा कुछ भी टिक, लेकिन मैं बोल सकता हूँ 9 अल्फा एच क्या है? ज़्यादा स्टेबल देन 12 अल्फा एच। ठीक है, हम इनकी बात अभी करेंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं हम ब्यूटीन्स के अंदर किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। पहले मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है देन इसकी, यानी हमारा ये क्या है? आइसोब्यूटीन। ये क्या है हमारा? ट्रांसब्यूटुइन। और ये क्या है? सिस ब्यूटुइन। सिस ट्रांस का मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, वो भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब देखो आइसोब्यूटीन
ट्रांसब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है और ट्रांसब्यूटीन सिस से ज़्यादा स्टेबल है। देखो सिस ट्रांस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं ट्रांस की बात करूँ और सिस की बात करूँ, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, म्यू ज़ीरो, बट यहाँ म्यू क्या होता है, नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में सिस के अंदर थोड़ा स्टैटिक स्ट्रेन होगा। क्या होगा, स्टैटिक स्ट्रेन होगा। जबकि यहाँ छोटा सा हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ एच आइटम है, उससे रिपल्शन नहीं होगा। यानी ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस में है। इसीलिए क्या बोलेंगे हम, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। लेकिन आइसोब्यूटेन इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर। तो देखो हमने ले लिया यहाँ पर आइसोब्यूटेन। अब हम देखते हैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करा कर कि क्या बनता है। अगर हमने इसको इस तरह से शिफ्ट कराया तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो एच सी एच, यहाँ क्या बनना है, एच प्लस डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस। ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं कहता हूँ ऐसे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, 6 हैं। आप इसे भी निकालो, इसे भी निकालो, इसको तो निकाल दिया हमने, और यहाँ पे ये 3 है, सबके सब निकाल दो तो ऐसे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व है। क्लियर। अब देखो ये कैसा कार्बन आयन है, ध्यान से देखो ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन आयन है। कैसा है, प्राइमरी कार्बन आयन। अब आगे देखते हैं हम ट्रांस की। तो ट्रांस में बात करें, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ये इधर शिफ्ट होगा। क्या बन जाएगा, देखो हम बोलेंगे यहाँ एच सी एच एच प्लस सी एच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री माइनस। अब यहाँ ऐसे कितने बनेंगे स्ट्रक्चर, ऐसे भी यहाँ पर 6 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ जो कार्बन बना है वो कैसा बना है, 2 डिग्री कार्बन आयन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन आयन। अब बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपेयर करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, प्राइमरी की ज़्यादा है। कार्बन कार्बोकैटायंस की बात करें तो जितना डिग्री बढ़ता उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन कार्बन आयंस की बात करें तो जितना डिग्री बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि कार्बन आयन क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस एटम है, उस पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं सकते ना 3 डिग्री का, तो ये प्राइमरी में ही स्टेबल रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा, यहाँ सेकेंडरी बन रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बन आयन इन आइसोब्यूटीन इट इज़ मोर स्टेबल, दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। वैसे ही हम सिस में भी करके देख सकते हैं, यहाँ भी कितने बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और सिस ट्रांस में तो हमने अभी देख लिया कि स्टैटिक स्ट्रेन की वजह से सिस की स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल बोलेंगे आइसोब्यूटीन ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल देन सिस से, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। अब देखो हमने इसके बारे में जब रेजोनेंस एनर्जी की बात की थी तो वहाँ भी देखा था इसको, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हाइड्रोजनेशन होता है किसी भी एल्कीन का, तो उस समय क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। उसका डेफिनेशन क्या, पहले उसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of any unsaturated compound reacts with excess hydrogen to form a saturated compound at constant atmospheric pressure and room temperature। मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक मोल कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया जैसे अल्कीन अल्काइन, उसमें एक्सेस हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया और हमने क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। तो उस अल्केन के बनने पे जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन है तो हमने हाइड्रोजनेशन बोल दिया उसे। अब यहाँ हमेशा एनर्जी क्या होती है, निकलती ही है। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। अभी क्यों बोलेंगे एक्सोथर्मिक उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। ठीक, हम यहाँ पर H2 के साथ PD ले रहे हैं, आप प्लैटिनम और निकल भी ले सकते हैं। अब देखो ये क्या है हमारा अल्कीन, ये क्या है हमारा अल्केन। अब देखो
अल्कीन इज लेस स्टेबल देन अल्केन। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो एल्कीन में क्या है, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर, जबकि अल्केन में क्या है, ये सी एच बॉन्ड्स है। अब देखो sp3 कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्या, sp2 और sp बॉन्ड्स। हमें पता है कि sp बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। sp3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आइटम कभी भी एसिडिक नहीं हो पाता उतना जितना sp कार्बन वाला होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी एल्केन्स आर वे मोर स्टेबल देन अल्केन्स। ठीक है। अब देखो हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जितना एनर्जी आपका रिएक्टेंट में उतना ही तो प्रोडक्ट में होना चाहिए ना। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये लेस स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये क्या है, मोर स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो यहाँ आ रही है, वो ये हीट के फॉर्म में निकल रही है। उसे क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ, ये क्या हमारा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे, किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से समझो इसको। जैसे मान लो कि हमने ये एल्कीन लिया, हमने उसको हाइड्रोजनेट करा दिया और कुछ एनर्जी निकल गई। हमने कोई और एल्कीन लिया जिसकी स्टेबिलिटी इस एल्कीन से ज़्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी इस एल्कीन से ज़्यादा है। तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी उसकी, यानी रिएक्टेंट में ही एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट में एनर्जी निकलेगी ही नहीं उतनी। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना स्टेबल अल्कीन वो आपका प्रोडक्ट में जाना ही नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन को बोला हाइड्रोजनेट करा दो, तो ऑब्वियस बात है बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बहुत स्टेबल रहेगा, वो क्यों बनना चाहेगा एल्केन में, है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना स्टेबल आपका एल्कीन है उतना ही कम क्या निकलेगा आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जितना स्टेबल एल्कीन उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो अब हम इन सब मॉलिक्यूल में देखते हैं कि किस तरह हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ कितने अल्फा एच है, 0 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 6 अल्फा एच, लेकिन ये कैसा है, सिस। यहाँ भी 6 अल्फा एच, ये कैसा है, ट्रांस। यहाँ भी 6 अल्फा एच, लेकिन ये कैसा है, आइसो। यहाँ कितना है, 9 अल्फा एच। तो हम क्या बोलेंगे, जितना अल्फा एच ज़्यादा उतना स्टेबल एल्कीन। ये सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा है, ये है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, उसका रिवर्स, यानी क्या बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जितना स्टेबल एल्कीन उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो आगे बात करें, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ इस एल्कीन के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ 2 अल्फा एच और यहाँ 2 अल्फा एच। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 अल्फा एच। यहाँ बात करें तो यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 2 अल्फा एच और यहाँ भी 2 अल्फा एच। ध्यान से देखो, हम इस कार्बन को भी देखेंगे और इस कार्बन को भी देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, दोनों sp3, यहाँ पे 3, यहाँ 2, और इस कार्बन से बात करें तो यहाँ पे 2, कितने हो गए, 7 अल्फा एच। यहाँ बात करें तो यहाँ 1 अल्फा एच और यहाँ पर 2 अल्फा एच, कितने हो गए, 3 अल्फा एच। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोल दूँ तो मैं बोलूँगा 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन 3 की, देन सॉरी 2 के बाद 1 देन 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। तो यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो इस मॉलिक्यूल में हम अल्फा एच काउंट करें तो हम क्या बोलेंगे, 2 अल्फा एच तो यहाँ पे हैं, वो दोनों के लिए हैं, और 1 अल्फा एच यहाँ पे, वो भी दोनों के लिए ही है। कितने टोटल, 3 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये आइसोलेटेड एल्कीन्स है। यहाँ बात करते हुए यहाँ रेजोनेंस हो रहा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा। अब हम रेजोनेंस हो रहा है, अब यहाँ बात करें तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, क्या परेशानी। तो देखो जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ से क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल हैं पहले वाले से। दोनों क्या है, ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, रेजोनेंस हो रहा।
ठीक है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, तो अल्फा एच काउंट करते हैं। अल्फा एच काउंट करो, तो यहाँ बात करें तो एक अल्फा एच यहाँ और 2 अल्फा एच यहाँ, क्योंकि इस कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन है और इसके एडजेसेंट ये कार्बन है। कितने हुए यहाँ पे, 3 अल्फा एच। यहाँ काउंट करो, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 2 अल्फा एच और यहाँ भी 2 अल्फा एच। कितने हो टोटल, 7 अल्फा एच। तो 7 अल्फा एच क्या है, ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर है। चलो अब हम बात करें इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब हम बात करें इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो देखो ये H जब यहाँ शिफ्ट करेगा इस अल्कीन से हाइपर कंजुगेशन करने के लिए, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी 3 अल्फा एच से मिल रही है। मिल रही है ना। चलो यहाँ बात करें तो सेम काम यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 अल्फा एच। तो उस कार्बोकेटाइन को एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ ज़्यादा अल्फा एच है इसलिए यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करें, अगले मॉलिक्यूल में देखें तो देखो यहाँ बात करें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटाइन के पास क्या है, एक अल्फा एच यहाँ पर है और रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, यहाँ क्या बोलेंगे 1 अल्फा एच। यहाँ बात करें तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा और अल्फा एच कितने हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ भी हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से देखो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो इधर जाएगा और ये उधर इसको स्टेबलाइज करेगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 7 अल्फा एच, क्योंकि यहाँ एक और एच तो होगा यहाँ पे। टोटल कितना अल्फा एच हो जाएंगे यहाँ पे, 7 अल्फा एच। 3 यहाँ पे, 2 यहाँ और 2 इधर, कितना टोटल 7 अल्फा एच। वैसे ही यहाँ बात करें तो यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा और हाइपर कंजुगेशन भी है, 2 अल्फा एच यहाँ और 1 अल्फा एच यहाँ, कितना हो गया 3 अल्फा एच। तो हम क्या बोलेंगे, इसे अगर मैं 1 बोल दूँ, इसे मैं 2 बोल दूँ, इसे मैं 3 बोल दूँ, तो मैं बोलूँगा 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, बिकॉज 2 और 3 के अंदर रेजोनेंस है। 2 में अल्फा एच ज़्यादा है 3 से और 1 में तो रेजोनेंस भी नहीं है, इसलिए हम ऐसा ऑर्डर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ इस एल्कीन के लिए, अगर मैं काउंट करूँ नंबर ऑफ अल्फा एच, तो क्या बोलूँगा, 3 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए टोटल 4 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ बात करूँ तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए 5 अल्फा एच। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या बोलता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की वजह से इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो देखते हैं कैसे, हम दोनों का निकालते हैं एंगल स्ट्रेन की वैल्यूज़, फिर कंपेयर करेंगे इनको। अब ये देखो एंगल स्ट्रेन क्या होता है, वो हम लिखते हैं 1/2, जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है, इसे मान लो हमने 109 डिग्री 28 मिनट्स मान लिया, माइनस इसको एक काम करते हैं 110 ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं माइनस जो भी हमारा एक्चुअल एंगल है वो। ठीक है, जो होना चाहिए था वो ये है और जो एक्चुअल एंगल है वो ये है। ठीक है, अब निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 sp3 और 1 sp2 है। ये कैसा है sp2 और ये कैसा है sp3 और ये भी कैसा है sp3। तो sp3 के लिए क्या होना चाहिए था, 110 होना चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, 110 ले लिया। तो हम निकालें तो क्या बोलेंगे, हाफ इंटू 110 माइनस एक्चुअल एंगल कितना है वहाँ पे 60 और यहाँ पे भी क्या है 60। ऐसे 2 एंगल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कितने हो यहाँ पे 50, ये तो इससे कट गया, कितने आ गए 50। और अगर मैं बात करूँ 120 वाले की, तो हाफ इंटू 120 माइनस 60, तो यहाँ से कितने आ गए 30, कितने आ गए 80 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन। यहाँ बात करें एंगल स्ट्रेन की, तो यहाँ क्या है 120 वाले 2 हैं
यानी ये क्या है हमारा sp2 और ये भी क्या है sp2 और ये क्या है sp3। तो sp2 के लिए निकाले तो क्या बोलेंगे 120 माइनस 60 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। और अगर मैं 1 sp3 के लिए निकालूँ तो क्या बोलूँगा हाफ इंटू 110 माइनस 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। कितना हो टोटल हो गया 85। अब देखो यहाँ एंगल स्ट्रेन 80 है, यहाँ एंगल स्ट्रेन 85 है, तो विच इज़ मोर स्टेबल। जहाँ भी एंगल स्ट्रेन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जो हमारा ये मॉलिक्यूल है दिस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर है। तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका HOH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन। अब मान लो हमने यहाँ पर जो कार्बन दिया है वो 3H से जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है बेंजीन न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जैसे हमने पहले देखा था एक sp3 एटम होना चाहिए, उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाइड है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो H H H प्लस, यहाँ माइनस और ये इस तरीके से। फिर ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या इधर जाएगा, क्या बन जाएगा H, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है। फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ माइनस H H H प्लस, वैसे ही ये रोटेट करता जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से बेंजीन के अंदर भी क्या हो सकता है हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। क्लियर। उससे क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बेंजीन के अंदर, कहाँ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे, जैसा हमने प्लस एम के अंदर भी देखा था। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ बात करें कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की, तो यहाँ आप देखो क्या है 3 अल्फा एच, यहाँ क्या है 2 अल्फा एच और यहाँ क्या है 1 अल्फा एच, है कि नहीं। ये हमारा वो sp3 आइटम है जिससे 3H, ये हमारा वो sp3 आइटम है जिससे 2H, ये हमारा वो sp3 आइटम है जिससे 1H। तुम क्या बोलेंगे जितने अल्फा एच ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी कार्बोकेटाइन की। हमने ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे ही मान लो ये जो H है, हमने यहाँ जो H ले लिया है वो H जैसे यहाँ गया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड जब यहाँ माइनस देगा वो माइनस इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। इसके पैरा पोजिशन पे है ना ये, तो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचा रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर है। अगर उसके मेटा पे होता तो हम नहीं बोल पाते जहाँ अल्फा ज़्यादा है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये पैरा पे है इसलिए बोल पा रहे हैं हम। ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा तो बोल पाएंगे, मेटा पे हमें इंडक्टिव ही देखना पड़ेगा। क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ भी पैरा पे है तो हम हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है यहाँ CH3 और यहाँ CD3। हमने देखा CH बॉन्ड जहाँ भी होगा वो अच्छे से टूटेगा और हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे CH बॉन्ड की वजह से इसकी एनर्जी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी पहले वाले की। चलो अब बात करते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की। अब यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है टू एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। ठीक है। देखो यहाँ कैसे होता है, ये हमने एक एल्किन ले लिया, इस एल्किन में क्या होता है ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इस बॉन्ड के सिग्मा स्टार के साथ डीलोकलाइज करता। लेकिन ये जो X है वो X क्या होना चाहिए आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि वो उनकी जो हाई एन वैल्यू है उससे वो उसको स्टेबलाइज कर पाएगा उस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा X माइनस डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है। इस तरह से हो सकता है। क्लियर। चलो जितने आप देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जितने नंबर ऑफ हैलोजन होंगे। जैसे हमने देखा वहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच, यहाँ क्या नंबर ऑफ अल्फा हैलोजेंस। सिमिलरली कार्बन के अंदर भी हो सकता है, यहाँ भी हम अगर एक्स ले लें तो ये इधर जाएगा और ये इस तरह शिफ्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस डबल बॉन्ड CH CH3,
यहाँ क्या हुआ, कार्बन आयन स्टेबलाइज हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन आइटम भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, इधर जाके इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। ठीक है। ये बेंजीन के अंदर भी कर सकता है। ये बेंजीन मॉलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देता है। ये इस तरह खींचेगा और ये इस तरह से। सिमिलरली ये भी कर सकते हैं और सिमिलरली ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कर क्या रहा है, ये यहाँ प्लस चार्ज डेवलप कर रहा, सी एक्स माइनस एक्स और ये एक्स, और जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा, प्लस, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा पे ये प्लस चार्ज को डेवलप कर रहा है, जस्ट लाइक माइनस एम ग्रुप्स। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे ग्रुप्स हैं, बहुत ही हाईली डीएक्टिवेटिंग है। कैसे हैं, डी एक्टिवेटिंग है। क्लियर है? चलो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स और एसिडिक स्ट्रेंथ की। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.